ठीक है बेटा, तो हम एक वेक्टर्स स्टार्ट करते हैं आज। वेक्टर्स, और इस पे हम कोशिश करते हैं कि 4-5 दिन 6 दिन लगाएंगे। ठीक है, वेक्टर्स पे ये एक अच्छा टॉपिक है मैथमेटिक्स का, और +2 में तो इसके ऊपर पूरी एक बुक है। ठीक है, +2 में तो ये लगभग तुम ऐसे मान लो 40% काम वेक्टर्स का है। ठीक है, +2 में 2 ही मेन चीजें हम पढ़ते हैं, एक तो कैलकुलस पढ़ते हैं और एक वेक्टर्स पढ़ते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे एंड तक जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं वेक्टर्स। चलो, पहले तो 2-3 सिंपल सी बातें कि वेक्टर्स में हमें क्या कुछ जानना चाहिए, क्या होता है वेक्टर्स। मेनली हम अगर +2 लेवल तक की बात करें तो 2 तरह की क्वांटिटीज को पढ़ते हैं। 2 तरह की, जो क्वांटिटीज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक तो स्केलर क्वांटिटी। अब इन बातों का ना कोई मतलब ज्यादा बनता नहीं है वैसे, इंट्रोडक्शन काफी लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको भी पता ही नहीं है स्केलर क्या है वेक्टर क्या है ज्यादा। तो 2 मिनट, एक्चुअल में स्केलर वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे बोला जाता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, एंड डायरेक्शन भी होती है। बट बेटा अभी इन बात को आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का क्या मतलब है, अगर अच्छे से देखा जाए तो। हाँ, फिर भी चलो एक कोशिश करते हैं छोटी सी कि मतलब स्केलर और वेक्टर क्या है। अब जैसे मैग्नीट्यूड का सिर्फ क्या मतलब है कि अगर कोई बोले आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि टोटल लेंथ कितनी कवर हो गई, जैसे ये टोटल लेंथ कितनी कवर हुई ये वाली। डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी है, इसको स्केलर बोला गया, तो इसको स्केलर की कैटेगरी में रखा गया। अब अगर इसी का एक वर्जन बोल दें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 2 मिनट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहां से ये वाली ए टू बी का जो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ए टू बी का ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई, बात समझ रहे, ऐसे घूम घुमा के कहीं पे नहीं गए, सिर्फ एक डायरेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से जोड़ना। तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है क्योंकि ये टुकड़ा एक लाइन सेगमेंट, और एक डायरेक्शन भी हो गई, तो इसको वेक्टर की क्वांटिटी, वेक्टर की कैटेगरी में रखा गया। क्या थोड़ा थोड़ा समझ पाए, 5-10% मैं कहना क्या चाहता था? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सारे बच्चे भी? यस सर। यस सर। यस वेरी सर। गुड। ये होती हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, स्केलर तो हम ना छोटे होते से ही पढ़ते आते हैं, जैसे स्केलर में तो कुछ भी करते रहो। टू, जैसे आपको कोई कहे कि ये डिस्टेंस का सम निकालना है, ये था x1, ये था x2, ये था x3, डिस्टेंस ये था x5, तो आप लोग क्या कहोगे जी सारे बच्चे कि डिस्टेंस को ऐड कर दो, ये टोटल डिस्टेंस आ गया, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। बट वेक्टर में थोड़ा सा अलग हो जाता है काम, हम वेक्टर में सीधा ऐड करके नहीं बोल सकते, समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से यहां और यहां से यहां, कि ये 2 वेक्टर्स हैं, ये 2 वेक्टर्स हैं, ए टू बी वेक्टर और बी टू सी वेक्टर। अभी मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा, और हमें ए टू सी वेक्टर निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ये। तो हम मैं सीधा नहीं लिख सकता कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, नहीं सीधा नहीं लिख सकता कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होगा, नहीं। बात समझ रहे हो ना? ये सीधा कोई मीनिंगलेस चीज हो जाएगी यहाँ पे।
तो इसके लिए एक अलग से अलजेब्रा है, इसकी अलग एडिशन सीखते हैं, इसकी अलग सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, अच्छा इसके अलग मीनिंग्स हैं, तो वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे अब। तो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं अगर मैं सम अप करूं, एक स्केलर क्वांटिटीज, एक वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्टेंस लेके समझा कि ये वाली बात आप समझो कि ऐसे ऐसे करके कोई पार्टिकल मूव किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ये डिस्टेंस वाला पाथ था। तो डिस्टेंस तो हम नेट ऐड भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, x1 x2 x3 x4 x5, तो छोटे बच्चे भी कर देते हैं, और हम आज तक करते भी ऐसा आए हैं क्योंकि हम स्केलर क्वांटिटीज को ही रीड करते आए हैं। या फिर वेक्टर क्वांटिटीज में हमने कभी वेक्टर अलजेब्रा यूज ही नहीं किया अच्छे से, क्योंकि कंडीशंस क्या आई, ज्यादा से ज्यादा क्या आई, वो दोनों एक ही लाइन में थे। तो वो नेट, जब ये एक ही लाइन में बन जाती है ना बात, तो वेक्टर और स्केलर एक ही बात हो जाती है फिर, क्योंकि एंगल 0 डिग्री हो गया। वो सिखाता हूं अभी आपको, डोंट वरी। यहाँ पे वेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज अ रॉन्ग वन। ये वेक्टर एडिशन में ऐसा सिंपल एडिशन नहीं है, ये जो वेक्टर एडिशन है ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक अलग से अलजेब्रा बना हुआ है, एक अलग से हम सीखते हैं प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, वेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है। जैसे छोटे बातों में सीखते थे लाइंस में कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है, फिर कोलिनियर क्या होते हैं, ऐसे ही वेक्टर में भी सीखेंगे। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल या कोलिनियर क्या होते हैं, फिर सब कुछ इसमें भी पढ़ेंगे, वो बेसिक बेसिक टर्म्स। तो क्या थोड़ा सा चैप्टर की इंट्रो समझ आई कि हमें अभी करना क्या चाहेंगे हम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. So let's start our vector. Let's start our vector. Vector start करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना, ठीक है? अब ऐसे तो पता लगेगा नहीं ना डाउट इतनी दूर से। तो सबसे पहले लिखो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की डेफिनेशन लिखो जो डिफाइन की गई है टर्म। देखो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है? एनी डायरेक्टेड, इस वर्ड को अंडरलाइन करना, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वैसे तो ये हर वर्ड एक अच्छा वर्ड है, एनी को छोड़ दें अगर, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होना चाहिए। वो लाइन नहीं होती वेक्टर, वेक्टर इज नॉट अ लाइन, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, इज कॉल्ड अ वेक्टर, इज कॉल्ड अ वेक्टर। एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ कॉल्ड अ वेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाद में लिख लेना कोई बात नहीं, पहले समझो बेटा, एक इसको अच्छे से समझो, बेसिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बहुत अच्छे से। एक ये है, ये क्या है जल्दी बताओ, जो दोनों साइड चल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? Line. वेरी गुड, दिस इज अ लाइन। इस लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Line segment. इसको ए पॉइंट बोल दिया, इसको बी पॉइंट बोल दिया, इसको ए पॉइंट बोल दिया, इसको बी पॉइंट बोल दिया, ये हमारा एक वेक्टर बन गया। इस लाइन का ये एक लाइन सेगमेंट उठाया, तो इस लाइन की एक डायरेक्शन थी, तो वही हमारे इस लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन हो गई, यही एक वेक्टर बन गया, ए टू बी वेक्टर। इसको लिखते हैं ऐसे, ए से बी बनाया हमने वेक्टर, ए से बी, इस डायरेक्शन में, ए से बी इस डायरेक्शन में। अभी थोड़ा थोड़ा ना एक्सेप्ट करते रहो मेरी बातों को, धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। बी मतलब पेशेंस के साथ समझते रहो और एक्सेप्ट करते रहो। ये ए से बी हमने एक वेक्टर बना दिया, और जिसकी लेंथ क्या है, ये वाला, इसको ऐसे लिखते हैं, लेंथ को मैग्नीट्यूड बोल लो या फिर लेंथ बोल लो, लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट की लेंथ है ये। A directed line segment is called a vector. डायरेक्टेड का मतलब डायरेक्शन देनी थी उस लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को एक डायरेक्शन दे दी। देखो ए टू बी एक वेक्टर है और बी टू ए एक अलग वेक्टर है, लिखते ऐसे ही है इसको, बी टू ए, ऐसे नहीं है कि ये उधर को जा रहा है, नहीं। बी टू ए का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट बी है, एंड पॉइंट ए है। ए टू बी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। अभी इनका और नाम भी होता है, वो भी बताऊंगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। अच्छा, ए टू बी वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम बी टू ए वेक्टर, डिफरेंट फ्रॉम
बी टू ए वेक्टर, हाँ ये डिफरेंट किस सेंस में है वो अभी आगे जाके बताता हूँ। क्या थोड़ा सा समझ आया बेटा? अभी प्लीज, एंगल में नहीं है, टेक्निकली ऐसा बोलना गलत है। डायरेक्शन में। अच्छा, नॉलेज को कंट्रोल करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब पूछा जाएगा तब आप बोलिएगा। एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। बात को अच्छे से समझो, समझो अभी समझो, आंसर देने की जल्दी मत करो। जो मैं समझा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझो, पूरी कॉन्शियस पावर से कि ये क्या बोल रहे हैं सर। समझ आया इतनी बात? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब जैसे मैंने ए टू बी वेक्टर लिखा है, ठीक है, ए को हम ना स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, कई लोग इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं कई बुक्स में। अच्छा, ज्यादातर हम जो टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं टेल, इनिशियल पॉइंट को। इनिशियल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट बोल लो या फिर टिप बोल लो, नहीं सॉरी, इनिशियल पॉइंट। ये हमारा इनिशियल, कोई बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है यार। तुषार गर्ग, तुषार गर्ग यस सर। सर, बीट कम से कम म्यूट तो हो जाओ। सर वो गलती से ऑन हो गया था। ये कोर्स कैसी गलती हुई भाई? ए पॉइंट को लिखो हम क्या क्या बोलते हैं? इसको हम इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट। अच्छा, अब ध्यान से समझो, इसको हम टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। अगर आप इसको इनिशियल पॉइंट बोल रहे हो तो आप इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोल सकते हो। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। बात समझ आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसको हम टेल भी बोलते हैं। अगर आप इसको टेल बोलोगे तो आप इसको टिप बोल लेना, बी पॉइंट को, मतलब नाम है बस, टेल है, टिप है, ए टू बी वेक्टर, ठीक है। ये है बातें। अगर स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं तो एंड पॉइंट बोल लेना, बस ऐसी सी बातें हैं, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। अब Yes, देखो sir. वेक्टर में क्या कुछ होता है। वेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज्ड बाय, ये बात लिखो, वेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सबसे पहली चीज मैग्नीट्यूड। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम अभी सीख चुके हैं। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, इसको कैसे डिफाइन किया गया है मैग्नीट्यूड को? जो हमारी लेंथ है उस लाइन सेगमेंट की, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे यहां पे उसको डिनोशन कैसे करते हैं? ए टू बी वेक्टर, दिस इज आल्सो नोन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है, या फिर ये इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, या फिर ये टेल, या फिर ये टिप, जैसे भी बोल लो, ऐसे डंडी लगा के, मॉड की तरह, मॉड, देख डंडी लगा के, समझ रहे हो, दो डंडियां लगा के। और उसमें अगली चीज क्या होती है? ये पहली चीज हो गई वेक्टर में। अगली चीज होती है डायरेक्शन की, अगली चीज होती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन, इसको सेंस भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड अ सेंस ऑफ अ वेक्टर। सेंस समझ रहे हो? सेंस, सेंस आल्सो कॉल्ड अ सेंस, नाम है डायरेक्शन का सेंस, कि इस वेक्टर की सेंस क्या है? ए टू बी। इस वेक्टर की सेंस क्या है? ए टू बी। ऐसे भी कई लोग बोलते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी बोला जाता है, सेंस ऑफ दिस वेक्टर इज, सेंस ऑफ दिस वेक्टर इज from A to B, from A to B, also called as a sense। जैसे यहां पे आप लिख लो, sense of above vector is from A to B, from A to B, sense of above vector is from A to B।
आगे बढ़े बेटा। यस सर। ठीक है, सभी ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब अगली डेफिनेशन लिखो, स्पोर्ट ऑफ अ वेक्टर क्या होती है। ध्यान से समझना, ये बेसिक चीजें हैं। इसके बाद स्पीड हम तभी बढ़ा पाएंगे जब आपको ये अच्छे से क्लियर होंगी। स्पोर्ट ऑफ अ वेक्टर, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते, तो सारे चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं लेते, एंड में पता लगता है आता ही कुछ नहीं। स्पोर्ट ऑफ अ वेक्टर, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, द लाइन of unlimited length from which the line of unlimited length from which the line segment has been cut down to form a vector, आप समझ पाए होगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे जो ये रे है ना, ये वाली लाइन है, सॉरी लाइन, रे नहीं बोलना चाहिए, जो ये लाइन है, इस लाइन को ही स्पोर्ट ऑफ अ वेक्टर बोला जाता है। स्पोर्ट, जहां से उस वेक्टर को उठाया गया, जो स्पोर्ट थी मेन, जो मेन आधार थी वेक्टर का। क्या बात समझ रहे हो? द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ फ्रॉम विच द लाइन सेगमेंट हैज बीन कट डाउन। जैसे हमने यहां से एक लाइन सेगमेंट उठा ली ए टू बी, बट ये कहां से उठाई, ये वाली स्पोर्ट थी वेक्टर की, ये सारी, दिस इज अ स्पोर्ट। क्या बात समझ पा रहे हो कि ये स्पोर्ट क्या होती है? Yes, sir. Yes. ये स्पोर्ट सी, इससे हमें उठाया। ठीक है, आगे जाके वर्ड यूज होगा तो इसलिए बताया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखो, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल, धीरे धीरे अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। इक्वल वेक्टर्स, two vectors a vector and b vector are said to be equal vectors if, दो चीजें लगनी चाहिए, दो नहीं एक्चुअली में तीन। सबसे पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए, दे हैव सेम लेंथ, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे बोलते हैं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अगली कंडीशन क्या लगनी चाहिए, दे हैव सेम और पैरेलल स्पोर्ट्स। अगली कंडीशन, they have same sense। ध्यान से समझो इन तीनों पॉइंट्स को, बड़े ध्यान से। if above three conditions are satisfied, then we say vector A and vector B are equal। इंजीनियरिंग में काफी यूज होता है बेटा वेक्टर, तो अच्छे से बेसिक्स बनाना आज अपने। तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। इस बात को लिखने के लिए ये तीन चीजें लगनी चाहिए। एक तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, उनकी सेम और पैरेलल स्पोर्ट्स होनी चाहिए, और उनकी सेंस भी सेम होनी चाहिए। देखना कैसे, अब इसको मतलब समझाता हूं और अच्छे से। क्या आप इनको पढ़ के 10% समझ पाए सारे बच्चे साथ साथ में? Yes, sir. Yes, sir.
वेरी गुड। Yes, sir. कॉन्शियस रहो बेटा, मैं सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, मैं कोई चीज सिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, अपने ख्यालों में नहीं। समझ रहे हो? ख्याल नहीं आने चाहिए दिमाग में। चलो अब देखो इनका मतलब क्या है। सर 1 मिनट दिखा दो पीछे। और साथ साथ लिखो। अब इनका मतलब देखो क्या है। मान लो ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइन, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है? ये दो लाइंस पैरेलल हैं। अच्छा, मैंने ए वेक्टर उठाया यहां से, इसको ए वेक्टर बोला, यहां से यहां तक देखना, इसको A1 B1 पॉइंट बोलता हूं, और बी वेक्टर उठाया यहां से, इसको A2 B2 बोलता हूं, ठीक है? ये लेंथ भी 2 मीटर की थी, ये लेंथ भी, लाइन सेगमेंट भी 2 मीटर का था, और यहां पे एक वेक्टर और उठाया, सी वेक्टर, A3 B3 पॉइंट इसको बोला गया, ये लेंथ भी 2 मीटर की थी, और इसको इस सेंस में बोला गया, यही सेंस है इसकी भी, सी वेक्टर। यहाँ पे भी हम A1 to B1 जा रहे हैं, यहाँ पे भी A to B2 उठाया मैंने वेक्टर को, यहाँ पे भी A3 to B3 उठाया वेक्टर को, ठीक है? एक मैंने वेक्टर उठाया यहाँ पे A4 B4, बट यहां से वेक्टर की सेंस ये वाली दे दी, इसको बोला D वेक्टर, लाइन सेगमेंट अभी भी ये 2 मीटर की थी। तो अब ध्यान से देखो पॉइंट्स को, दे हैव सेम लेंथ। देखो अब लेट मी यूज द पेंसिल, इसकी लेंथ भी 2 मीटर, इसकी लेंथ भी 2 मीटर, इसकी लेंथ भी 2 मीटर, इसकी लेंथ भी 2 मीटर। पहला पॉइंट अप्लाई हो रहा है। दे हैव सेम और पैरेलल स्पोर्ट्स। देखो स्पोर्ट्स हैं जो, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये तो है ही सेम, इन दोनों की स्पोर्ट्स आपस में सेम ही हो गई, इनकी आपस में सेम हो गई और इनकी पैरेलल्स हो गई, तो दूसरा पॉइंट भी अप्लाई हो रहा है हर जगह। तीसरा पॉइंट, दे हैव सेम सेंस। सेम सेंस हो, इनकी सेंस सेम है, A1 टू B1 इस तरफ को है, इसकी सेंस भी A2 टू B2 इस तरफ को है, A3 टू B3 इस सेंस को है। देखो ना, इस लाइन में दो ही सेंस बन सकती थी, या तो ये वाली सेंस बन सकती थी या ये वाली सेंस बन सकती थी एक लाइन में। तो पैरेलल में भी ऐसे ही, या तो ये सेंस बन सकती है सबकी, या फिर इसकी सेंस ऑपोजिट हो गई, इसमें आपस में अप्लाई हो गई तीसरी कंडीशन, बट इसमें नहीं हुई। तो मैं क्या बोलूंगा कि A वेक्टर is equals to B vector is equals to C vector not equals to D vector। एक पॉइंट की वजह से ही वो इक्वल नहीं रहा। क्या बात समझ आया बेटा सबको कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सभी को आ गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे हमने डी वेक्टर लिखा, तो उसकी हम्म। डायरेक्शन लिखने के लिए हम ऑपोजिट एरो नहीं डालेंगे कि वही उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए? हाँ, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। A4 to B4 हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे बेटा। नहीं, इसको हम लिखेंगे B4 to A4, सॉरी, इसको हम लिखेंगे B4 to A4। एरो तो ऐसे ही चलेगा हमेशा ऊपर वेक्टर के। ये अब B4 आगे लिखने का मतलब क्या हो गया कि B4 से स्टार्ट हो रहा है A4 पे जा रहा है, B4 से स्टार्ट हो रहा है A4 पे जा रहा है। एरो तो हमेशा वेक्टर पे ऐसे ही लिखते हैं, पुट्ठा सीधे की बात नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एरो यहाँ पे ये लगाना चाहिए। अब मान लो कोई वेक्टर ऐसे को जाएगा, तो हम वेक्टर पे एरो ऐसे थोड़ी लगाएंगे। बात समझ रहे हो ना? कि ये जी, लिखने सर। का मतलब ही ये हो गया कि B4 to A4, B4 is our initial point, this is our terminal point, this is our tail, this is our head। क्या बात समझ आ गई बेटा? हाँ, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस यस बात सर। में। वेरी यस गुड। सर। हाँ जी, सर वो इक्वल वेक्टर में डाउट था, पिछला पेज कर दो एक बार। सर इसमें सर सेकंड और थर्ड पॉइंट को हम एक ही में तो कह सकते हैं, अगर सेम सेंस है तो वो पैरेलल तो होंगे ही। बेटा सेम सेंस और पैरेलल स्पोर्ट, दे हैव सेम और पैरेलल स्पोर्ट्स, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अगर देखना यहाँ पे, देख इससे बात क्लियर हो जानी चाहिए थी। अगर उसकी सेम या पैरेलल स्पोर्ट्स हैं, फिर भी वो इक्वल नहीं रहे। देख यहाँ पे सर इस मैं केस में, वैसे कह रहा हूँ कि सेंस अगर सेम हो तो वो पैरेलल तो होंगे ही। अगर सेंस
सेम हो तो फिर ये वाला केस नहीं कंसीडर हुआ ना। देख अगर मतलब अगर तूने सेंस सेम ले ली, ये वाली सेंस ले ली चल, ठीक है, और यहाँ पे सेंस कौन सी ली, सेंस सेम है अगर उनकी, तो वो तू कहना चाह रहा है पैरेलल तो होंगे ही। हाँ जी सर। हम्म, 2 मिनट रुक जा। सर वो उसके ऊपर भी तो लाई कर सकते हैं। 2 सेम मिनट। सेंस they ऑपोजिट have same कैसे और जा सकते हैं? मैं थर्ड से they have- सेकंड कह रहा हूँ, सेकंड से थर्ड नहीं कह रहा सर। हाँ हाँ 2 मिनट तो खड़ो। सेम सेंस, अगर हमने सिर्फ सेम सेंस बोल दिया तो ये कंडीशन क्या सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, उनकी सेंस सेम होनी चाहिए, और उनकी सेंस सेम तभी होगी, ये कह रहा है जब उनकी स्पोर्ट्स सेम होंगी या पैरेलल होंगी। Same or parallel sports. Sense. सोच के बताता हूँ, ठीक है इशित, इस पे लिख ले, एक स्टार मार्क कर ले, सोच के बताता हूँ अभी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। a vector whose initial point and terminal point, whose initial point and terminal point coincides, जो वो coincide कर जाए, is called a null vector और जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर। समझ ही गए होगे वैसे तो, जिसके इनिशियल और टर्मिनल सर एक ही जगह पे आ जाए, ठीक है, इसकी लेंथ और ही इस नहीं होगी। बिल्कुल इसकी कोई लेंथ ही नहीं होएगी। यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही लिख लो, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। अगली इंपॉर्टेंट बात ये लिख लो, इट हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं हो पाएगी ना फिक्स्ड। अब एक पॉइंट की हम क्या डायरेक्शन डिफाइन करेंगे कि ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, समझ रहे हो ना। पॉइंट की डायरेक्शन तो डिफाइन कर ही नहीं पा रहे। छोटे से टुकड़े की तो डायरेक्शन करनी फिर भी डिफाइन है, पॉइंट की डायरेक्शन नहीं। ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये पॉइंट इसके ऊपर है तो इसकी डायरेक्शन सिर्फ यही है, ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं। बात समझ रहे हो, इसकी Yes, कोई sir. फिक्स्ड डायरेक्शन। इसी वजह से इसको इम्प्रॉपर वेक्टर भी बोला जाता है। इम्प्रॉपर वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ ये एक ही इम्प्रॉपर वेक्टर है। तो यहां पे एक और बात सामने निकल के आई, वेक्टर अदर देन improper vector is called a proper vectors। और प्रॉपर यहां पे क्या सेंस डिफाइन करते हैं हमें, कि उनकी डायरेक्शन एक फिक्स होती है, डायरेक्शन इज फिक्स्ड। क्या बात समझ आई, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है। यस कोई बोलना चाहता है कुछ,
बेटा कोई बेटा म्यूट नहीं है कोई बच्चा, बताओ क्या कुछ पूछना चाहते हो? क्या बात समझ आई आपको? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है? Yes, sir. यस यस सर। सर। वेरी गुड। हाँ, इशित उस बात के पे आते हैं, इशित उस बात पे आते हैं। Yes, sir. देख बेटा, अगर हम ये बात नहीं भी लिखते ना तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अनटिल जब तक हमें सेंस की बात अच्छे से डिफाइन है कि सेंस हम क्या बोल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चीजों को बोल रहे हैं। बात समझ रहे? ये ना लिखना थोड़ी इनकम्प्लीट सी बात कब हो जाएगी? समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। क्यों? फिर हम ये ऑटोमेटिकली हमें मानना पड़ेगा कि उनकी स्पोर्ट्स या तो सेम है या फिर पैरेलल है। अभी मतलब सेंस का ना फिर लोग एक ही मतलब निकालेंगे। ये क्यों लिखते हैं बुक में, जब हम लोग क्यों बनाई हुई है ये डेफिनेशन 3 पॉइंट्स की? क्योंकि अगर तूने सेम सेंस बोल दिया तो तू एक ही लाइन मारेगा हर बार, ये इस डायरेक्शन में। बात समझ रहे? वैसे स्मॉलर व्यू में फिर वो एक ही पार्ट पे बनाएंगे लोग। दो पैरेलल लाइंस में भी हाँ सेंस सेम है, या तो फिर उसको ऐसे समझें तो फिर वो बात काट सकते हैं हम सेकंड वाला पॉइंट। तो ये सेकंड वाला पॉइंट चाहे तुम लोग ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनकी सेंस सेम होनी चाहिए, मतलब फिर वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि स्पोर्ट्स तो पैरेलल हो ही गई। थोड़ा सा समझ पा रहा है? Yes, sir. कि वो फिर कई लोग इसको मिस करने लग जाएंगे, इन दो अलग अलग स्पोर्ट्स को। अब ये स्पोर्ट्स अलग अलग हैं, बात समझ रहे हैं पर ना? पैरेलल तो है और सेम डायरेक्शन भी है। हाँ सेम डायरेक्शन भी है, सेंस भी एक तरह से सेम ही है, बट वो फिर लोग नहीं कहेंगे इसको, मतलब समझ रहे? हम फिर लोग मतलब वो उसको एक केस छोड़ मिस दें। आउट कर देंगे इस चक्कर में। हाँ मिस आउट कर सकते हैं, तो हमने ये लिखा है। बात समझ आया? Yes, sir. हाँ, और जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ऐसे, फिर तो सिर्फ देख ले तू, मतलब जा तो सेंस ही देख रहे हैं, एक तरह से सेंस देख रहे हैं और ऑटोमेटिकली वो पैरेलल तो है। Yes, sir. ठीक है, या फिर नेमिंग की वजह से भी हो सकता है, नेमिंग की वजह से। जैसे मान ले यहाँ पे एक है, ये ऐसे है, अब ए टू बी वेक्टर यहाँ पे लिख दिया एक बच्चे ने ऐसे, ठीक है, पी टू क्यू वेक्टर लिख दिया यहाँ पे ऐसे, ए टू बी पी टू क्यू। अब लिखते तो इसको भी ऐसे ही है, ए टू बी वेक्टर पी टू क्यू वेक्टर। अब सेंस बोलेंगे इसकी भी ए टू बी है पी टू क्यू है, तो कोई बात सी बनेगी नहीं, मतलब कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा बढ़ जा सकते हैं। तो उसको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए वो 3 पॉइंट्स बोले गए। क्या बात समझ आई? बात समझ आई बेटा? Yes. थोड़ी सी Yes, sir. इशित और थॉट ले लेते हैं इस पे और भी सोच Excuse विचार me, कर sir. लेते हैं। सर हम जैसे डायरेक्शन तो ऐसे सेम ही लिखते हैं, हमें कैसे पता कि वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में? बेटा अभी तो बताया, ए टू बी लिखने का मतलब ये यहां से यहां तक, पी टू क्यू लिखने का मतलब ये यहां से यहां तक। नहीं, अगर जैसे आपने वहां पे सिंगल ए सिंगल बी सी लिख दिया तो उस सिस्टम में कह रही थी। हाँ इस सिस्टम में बेटा वो मैंने डिफाइन भी तो किया हुआ है, सिंगल ए क्या है, A1 टू B1 है, वो ओके सर, डिफाइन भी तो हुआ वो। भी ठीक है। तो मैं इनको इक्वल कह रहा हूं, तो वो अब तो इस चीज को डिफाइन हो गया ना कि सिंगल ए सिंगल बी की डायरेक्शन सेम है। वो इक्वल तभी हो सकते थे जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो।
अब वो Okay, sir. डायरेक्शन को सेम करने के लिए इन्होंने 2 पॉइंट्स की डेफिनेशन दी हुई है। 2 पॉइंट्स के पॉइंट्स हैं कि एक तो उनकी स्पोर्ट्स सेम या पैरेलल होनी चाहिए और उनकी सेंस सेम होनी चाहिए। अब इशित का क्वेश्चन ये था कि सर अगर सेम सेंस लिख दिया तो ये लिखना क्या जरूरी है? हाँ, अगर आप ऐसे अच्छे से समझ पाओ, इतने अच्छे से कि सेम सेंस का मतलब वही हो जाएगा, तो ना लिखो सेम और पैरेलल स्पोर्ट्स। क्या बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ये बात है सारी। अच्छा, अब जीरो और नल वेक्टर हमने लिख लिया। अब लिखो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स हैविंग तो हम वही बात पहले तो इशित वाली बात डिस्कस कर रहे थे। अगर अभी भी इसमें मैं चाहता हूं कोई डाउट मत रखना यार। अगर एक बार किसी चीज में डाउट रह जाता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है। इसको दोबारा से देख लो, जो बातें समझ आ रही हैं कि अगर इसको नहीं लिखते हैं ना तो दे हैव अ सेम सेंस। तो ऐसे कई लोग डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे कि एक ही लाइन से उठानी है वो चीजें, सेंस सेम ही है, सिर्फ इसी लाइन की सेंस सेम है। क्या बात समझ पा रहे हो? ये एक बड़ा शब्द नहीं है, मतलब एक इसका ब्रॉड मीनिंग नहीं है कोई ज्यादा। क्या बात थोड़ी समझ आ रही हो कि एक ही सेंस का मतलब एक ही ये वाला हो गया, बट वो ऐसे नहीं है। इनका मतलब ये भी हो सकता है, इन सबकी सेंस सेम है। क्या बात समझ पा रहे हो बेटा? तो वो लिखना पड़ा सेम और पैरेलल स्पोर्ट्स। एम आई क्लियरिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस तो 1% भी डाउट मत रखना, 1% भी, खासकर बेसिक्स में। आज वाले लेक्चर में तो बिल्कुल भी नहीं, आधा भी मन में डलाइमा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कोई भी पेपर क्रैक करना सिर्फ दिमाग की बात नहीं होती। पहले दिमाग पेपर में, मतलब जो पेपर है वो दिमाग में दिया जाता है पूरे मन में, फिर उसको जाके एट द एंड ऑफ द डे रेप्लिका किया जाता है ऑन पेपर। अगर आपका मन ही कमजोर रह जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब लिखो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल स्पोर्ट्स, हैविंग सेम और पैरेलल स्पोर्ट्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर, और वी से पैरेलल वेक्टर्स, और वी से कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। चलो एग्जांपल के तौर पे ये ऐसे ऐसे दो बना लो। ये दो सेम या पैरेलल स्पोर्ट्स हैं, दीज स्पोर्ट्स आर पैरेलल। यहां से एक वेक्टर उठाया a1 टू b1, यहां से एक वेक्टर उठाया a2 b2, b वेक्टर लिखता जा रहा हूं, a1 b1 a वेक्टर है, a2 टू b2 एक अलग वेक्टर है, a3 b3, ये हमने इस वेक्टर को ऐसे लिख दिया। तो b3 से a3 एक वेक्टर है c वेक्टर, a4 b4 d वेक्टर, a4 b4 ये एक डी वेक्टर। अब आप लिखने का मतलब समझ पा रहे होगे। डायरेक्शन चाहे सबको ऐसे ही लिखना है, एरो ऊपर ऐसे ही लगाना है बस, बट उसका मतलब नहीं है कि वो सबकी डायरेक्शन सेम है। उसका मतलब है ये इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल, इनिशियल टर्मिनल, इनिशियल टर्मिनल, इनिशियल टर्मिनल, टेल, टिप, स्टार्टिंग, एंड। ये सारे वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर है। ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर हैं या फिर पैरेलल हैं। बात समझ रहे हो? हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कोलिनियर और पैरेलल अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे ना हम वेक्टर्स को मूव कर सकते हैं, उठा के एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। हम जो सारे वेक्टर्स पढ़ते हैं ना चैप्टर में, वो मूवेबल वेक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे उठा के। क्या बात समझ पा रहे हो? रोटेट नहीं मैं कह रहा, रोटेट नहीं मैं कह रहा, ये बात याद रखना। सिर्फ उसकी ऐसे, उसकी सेंस को सेम रखते हैं, पैरेलली उठा के कहीं पे भी रख दो। क्या बात समझ पा रहे हो? Yes, जैसे sir. Yes, जैसे sir. for
एक अभी मैं चलो एक छोटा सा अलग कंसेप्ट डिस्कस करने लग गया। यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे पड़ा है, एक वेक्टर ऐसे पड़ा है, इनके बीच में जो स्टैंडर्ड एंगल है वो तो अभी फिक्स ही है, ये वाला, ये वाला। मैंने एक इस वेक्टर को उठाया, इस वेक्टर को ऐसे उठाया, इसको ऐसे रख दिया, जैसे ये था पैरेलली, कैलकुलेशंस करने के लिए। क्या बात समझ पा रहे हो? कैलकुलेशंस करने के लिए। तो हम जो भी वेक्टर्स इस चैप्टर में स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स में, या खासकर आप जहां पे भी, तो वो फ्री वेक्टर्स होते हैं, फ्री वेक्टर्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि वो कौन से वेक्टर्स होते हैं? फ्री वेक्टर्स। मैं चलो आगे लिखवा भी दूंगा आपको, ये बात लिखवा दूंगा। पहले ये समझो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे वेक्टर्स जिनकी सेम या पैरेलल सपोर्ट हो, जिनकी सेम हो या सपोर्ट क्या हो, पैरेलल हो। वैसे समझना बहुत इजी है। क्या बात समझ पाए? सेम और पैरेलल सपोर्ट। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब कोलिनियर को ही आगे डेप्थ में पढ़ते हैं, कोलिनियर को ही आगे डेप्थ में पढ़ते हैं। जो कोलिनियर बोल लो या फिर पैरेलल बोल लो, वो एक ही शब्द है यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में। ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो लाइक वेक्टर्स होंगे या फिर अनलाइक होंगे। क्या कोई नाम से बता सकता है लाइक कौन होंगे, अनलाइक कौन होंगे? डायरेक्शन सेम होगी, जिनकी डायरेक्शन Direction ऑपोजिट होगी। same होगी और एक ही लाइन में होंगे। डायरेक्शन से ज्यादा बोलनी चाहिए सेंस, सेंस, समझ रहे हो बेटा? लाइन में तो एक ही में होंगे वो, लाइन नहीं बोलनी चाहिए, इसको बोलना चाहिए सेम सेंस, सेम सेंस। यहाँ पे बोलनी चाहिए ऑपोजिट सेंस। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये सारे एक दूसरे के साथ लाइक वेक्टर्स हैं, कोलिनियर तो है ही, लाइक हैं। अब ए वेक्टर और डी वेक्टर, बी वेक्टर डी वेक्टर, सी वेक्टर डी वेक्टर, ये अनलाइक वेक्टर्स हैं। क्या बात समझ रहे हो? क्योंकि इनकी सेंस ऑपोजिट है, पैरेलल तो है बट इनकी सेंस ऑपोजिट है। क्या बात समझ आई? यस सर। यस सर। बात समझ आ गई ना बेटा सबको? यस सर। यस सर। सर इसमें ए बी और डी लाइक वेक्टर्स है ना? ए बी और डी लाइक वेक्टर्स हैं, और ए वेक्टर सी वेक्टर क्या हो गया हमारे पास? अनलाइक। अनलाइक। अनलाइक देता हूँ। वेक्टर। लिख देता हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स, ए वेक्टर सी वेक्टर अनलाइक, ऐसे बोल सकते हैं इनको। जैसे इनको तो एक साथ में लिख सकते हैं ना सारे लाइक, इनको एक साथ में नहीं लिख सकते। यहाँ पे बी वेक्टर सी वेक्टर अनलाइक, डी वेक्टर सी वेक्टर अनलाइक। और मैं आगे से आपको बता दूं, जो लेट आएगा मैं उसको एंट्री नहीं करूंगा क्लास में। यू मस्ट बी डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ। ये बात समझ आ गई कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स की, और उसी में आगे लाइक और अनलाइक वेक्टर्स की। आगे बढ़े बेटा, अब थोड़ा फास्ट करें इस काम। यस सर। अब लिखो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, मेरे हिसाब से आप सभी समझा पाओगे मुझे को इनिशियल क्या होते हैं। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है उनको को इनिशियल बोलेंगे। बात समझ रहे हो ना? या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट्स। चाहे इनको कई लोग अलग अलग बोलते हैं बट एक ही बात है। देखना कैसे, देखो कैसे, ये दो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। क्या बात समझ पा रहे हो? ये इनका सेम इनिशियल पॉइंट है यहां से। क्या बात समझ पाए? तो इनको को इनिशियल बोलते हैं। अब देखना, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, इसको एक्सटेंड करके इसको ए वेक्टर बोल दूं,
इसको बी वेक्टर बोल दूं, एंगल तो अभी भी मैंने इनके बीच में सेम ही रखा। अब इनका सेम टर्मिनल पॉइंट भी तो है, अब इनका टर्मिनल पॉइंट भी तो बेटा सेम है। क्या बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो को इनिशियल बोलना और को टर्मिनल बोलना वो एक ही बात है। आपने एक ही कान को पकड़ा हुआ है बस घुमा के। क्या बेटा बात समझ पा रहे हो सारे? को इनिशियल और को टर्मिनल एक ही बात होती है। बात ओके है? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। सर जैसे आपने अभी पहले समझाया था कि जैसे मूवेबल वेक्टर्स भी होते हैं, तो जो सेम पैरेलल ही पड़ा है बस उसके साथ में एकदम नहीं लगा वो, उसको भी हम कोइनिशियली बोलेंगे। मतलब बी जैसे वेक्टर पैरेलल है उसके, जैसे आपने उठा के रख सकते हैं, लेकिन वैसे हमें गिवन नहीं है वो। ये ऐसे पैरेलल पड़े हैं। नहीं सर, जैसे ए वेक्टर तो आपने बनाया, अभी बी वेक्टर है जो वो वैसा ही हाँ, हाँ। है, लेकिन वो जैसे अभी यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है, वो नीचे पड़ा है या फिर मतलब उसके पैरेलल में पड़ा है, तो उसको भी बी हम के पैरेलल। हाँ हाँ, क्योंकि देखना आगे जाके इसको ऐसे ये मीट ही कर जाएगा उसकी सपोर्ट के साथ। ये उस वेक्टर की सपोर्ट को आगे बढ़ा सकते हैं ना, इस सपोर्ट को तो उठाया गया है। नहीं समझा? यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल समझ रहा है भाई तू सारी बातें अच्छे से। चलो आगे बात लिखते हैं अब। ये लिख लिया सबने? ये यस लिख लिया? सर। यस सर। सर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसका क्या मीनिंग होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अब मान लो हमारे पास कोई ए वेक्टर था, ठीक है, और ये उसका मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसे थी, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? जिसको बोलो ए वेक्टर, तो एक्चुअल में ये बी वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होगा, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। जिसकी जो डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू ए हो जाएगी। क्या बात समझ पाए? सॉरी, बड़ी सिंपल सी बात थी यस यार। सर। अच्छा Yes, आगे sir. बढ़े, कुछ है ही नहीं सीखने को। अगला लिखो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, जैसे कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है। सर If- डाउट है हाँ जी बोलो। सर, अगर लेंथ इक्वल ना हुई तो? क्या मतलब नहीं हुई तो? सर अगर नहीं हुई पर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव होगा या नहीं? नवराज बोल रहा ना ये? यस सर। मैंने अभी तुझे क्या कहा है कि कोई ए वेक्टर पड़ा है, मैंने इसको नेगेटिव कब कहना है? जब मैग्नीट्यूड तो उसका सेम ही हो ए वेक्टर जितना, और ऑपोजिट हो सिर्फ क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो ए वेक्टर के आगे अगर मैं नेगेटिव लगा दूं तो ये एक नया वेक्टर बनेगा बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो अभी भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है, जो अगर उसका 2 था तो इसका भी 2 है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव साइन शोज ओनली ऑपोजिट सेंस। ओके सर। यूनिट वेक्टर देखो क्या होता है। यूनिट वेक्टर, अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? तो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? देन ए वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। क्या बात समझ पा रहे हो? देन ए वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। क्या बात समझ आई बेटा? यस सर। यस Yes, सर। sir. मान लो ए वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स था, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स था। अभी जिस मूर्ख ने क्वेश्चन पूछा, तो क्या अब इसको यूनिट बोल देंगे? नो सर। नो सर। नहीं बोल पाएंगे। नो सर। अब मुझे अगर इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, अगर मुझे इसको एक यूनिट वेक्टर बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा?
ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दूंगा, बात समझ रहे हो ना? तो एक नया वेक्टर बन जाएगा जो कि यूनिट वेक्टर होगा। क्या बात समझ आया कि नहीं? जो कि यूनिट वेक्टर होगा। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए कैप से। ए के ऊपर कैप लगाते हैं, ये कैप, इसको बोलते हैं कैप, इसको बोलते हैं कैप। क्या बात समझ पा रहे हो? ए कैप से। क्या बेटा Yes, ये sir. बात? Yes, sir. यस सर। ए कैप से। मतलब Unit- सर ए कैप यूनिट वेक्टर का सिंबल है ना? हाँ, सिंबल है यूनिट वेक्टर का। और ए के ऊपर कैप का मतलब क्या कि वो ए का यूनिट वेक्टर है। ओके सर। समझ गए सारे? Yes, sir. यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब देखो, दो तीन चीजें समझो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, इसका क्या मतलब है? स्केलर का मतलब तो समझ रही हो क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी, जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करना। अब मान लो एक ए वेक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है? जिसकी लेंथ बोल लो या फिर मैग्नीट्यूड बोल लो, वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। एम एक नॉन जीरो स्केलर है, एम एक नॉन जीरो स्केलर है, तो एम टाइम्स ए वेक्टर एक नया वेक्टर बनेगा जिसको बोलेंगे बी वेक्टर। अब इस बी वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? इस बी वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? जो इसकी लेंथ होगी, जो इसकी लेंथ होगी वो मॉड एम टाइम्स मॉड ए वेक्टर होगी। मॉड, मैंने मॉड क्यों लगाया? क्योंकि अगर मान लो एम नेगेटिव हुआ तो ऐसे नहीं है कि उसकी लेंथ नेगेटिव हो गई, नहीं। लेंथ, मान लो मैंने एम को केस के लिए समझा रहा हूं, -2 टाइम्स ए वेक्टर कर दिया, तो अब जो इस वेक्टर की जो एक नया वेक्टर बन गया, इसकी लेंथ होगी 2 टाइम्स ए वेक्टर, या फिर इसको ऐसे लिख लो 2 पे मॉड ए वेक्टर पे मॉड, जो इसकी पहले रही थी और 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब नेगेटिव का क्या हुआ कि इसकी सेंस ऑपोजिट हो गई। अगर उसकी सेंस पहले ये टू ये थी, अब बस वो ये हो गई, बिल्कुल पैरेलल तो रही बट ऑपोजिट सेंस हो गई। क्या बात समझ आई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो उसकी लेंथ तो रहती है बेटा ये, ठीक है, और सेंस सेम भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है। पहला पॉइंट तो ये। सर हाँ जी, हाँ जी। सर ये आप सेंस सेम तब कह रहे हो जब माइनस का साइन हट भी गया मॉड लगा के, या उससे पहले? तुम्हें सेंस का मतलब पता है क्या होता है? डायरेक्शन। अच्छा, सेंस में बी सेम और ऑपोजिट। देखो लड़की, ए वेक्टर है, ठीक है, उसके साथ हमने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधी सी बात है। अब एम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये ए वेक्टर की कोई सेंस रही होगी, सेंस का मतलब कि कोई पैरेलल स्पोर्ट्स का एक टुकड़ा जिस डायरेक्शन में आपने ली, ए टू वी, A1 टू B1, अगर तो वो Yes, sir. कांस्टेंट, अगर तो वो हमने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, तो सेंस अभी जो हमारा नया वेक्टर बना होगा उसकी सेंस अभी भी वही रही होगी, बट उसकी लेंथ बढ़ गई होगी, उसकी लेंथ बढ़ गई होगी, और उसकी लेंथ बढ़ गई होगी। बट अगर वो नेगेटिव हो गया तो अभी वो क्या हुआ, लेंथ तो बढ़ गई, लेंथ तो अभी भी उतनी बढ़ी, 2 टाइम्स हो गई ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, बट सेंस ऑपोजिट हो गई, सेंस ऑपोजिट हो गई, सेंस ऑपोजिट हो गई। Okay, sir. सेंस में बी सेम
और ऑपोजिट। मुझे नहीं लगता यार हमें इसमें कुछ कंफ्यूज होना चाहिए, इतनी बड़ी बात तो नहीं है ये। अभी हम बड़े बच्चे हो गए हैं और हमें पढ़ के आना चाहिए हर रोज। मैंने कल आपको बता दिया था कि मैं आज वेक्टर करवाऊंगा, तो अच्छे बच्चे वही होते हैं जो पढ़ के जाते हैं, वो नहीं को इंटेलिजेंट बोला जाता है। इंटेलिजेंसी कोई ऊपर से नहीं आती, पढ़ने की इच्छा ही इंटेलिजेंसी होती है। और लोगों का भ्रम होता है इंटेलिजेंसी मतलब दिमाग ज्यादा। कौन कौन पढ़ के आया था सच्चे मन से बताना, ऑनेस्टली, कि सर ने Yes, आज sir. वेक्टर कराना है तो पढ़ के जाएंगे। शोभित पढ़ के आया, ईशित पढ़ हाँ, के मैं आया। मैं का नाम क्या है वो? सर क्रिश। हाँ, क्रिश पढ़ के आया होगा पक्का। झंकार। सर मैं भी अदबप्रीत। झंकार पढ़ के आई, अदबप्रीत पढ़ के आई, सर हर्षित। हर्षित पढ़ के आया। कृषिका। हाँ जी, सर कृषिका। कृषिका पढ़ के आई, सुचेत। सुचेत पढ़ के आया, ओम प्रकाश पढ़ के आया। अगर आप ईमानदार हो, ये पढ़ के आए 60 बच्चों की क्लास में। सेंस में बी सेम और मे बी ऑपोजिट। बात समझ आ गई? तो बेटा मैं अब आपको कुछ डिफाइन कर दूं क्लास के रूल्स जिनको लगानी है। ये मैं हर रोज लिया ही करूंगा। मैं होमवर्क दूंगा, मुझे नहीं कुछ लेना देना। और ये बात आपने ये नहीं बोलनी लक्ष्य में कि जब अपने स्कूल में सर हमें काम दे रहे हैं तो हमारा वो काम रह रहा है, ये रह रहा है, छोड़ दो क्लास, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, छोड़ दो। कोई घर पे इनविटेशन नहीं दे रहे कि जरूर लगाओ। जो मैं होमवर्क दूंगा वो मेरी मर्जी रहेगी, मैं कितना दूंगा वो आपको करके आना है, तो क्लास लगा लेना। अगर किसी ने बिना होमवर्क के क्लास लगा ली और मुझे पता लग गया तो फिर आपकी खैर नहीं रहेगी। बात समझ रहे हो? जो पुराने बच्चे हैं उनको तो अच्छे से पता ही है, सारे लगभग जानते ही हैं मुझे अच्छे से। तो होमवर्क मस्ट रहेगा करना, घर पे काम करना मस्ट रहेगा, बस यही रूल है। काम करना ही रूल है। बात समझ आ गई? एम आई क्लियर? यस सर। यस यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। जो मैंने अभी तक काम करवाया सिर्फ 4 मिनट है, 4 मिनट है। रिवाइज करो जल्दी, कॉपी खोलो, रिवाइज करो, कम ऑन। 4 मिनट जल्दी से रिवाइज करने लग जाओ पहले वर्ड से अच्छे से। मन में कोई भी डाउट नहीं रखना, कोई भी हल्का सा दलाइमा नहीं शुरू होना चाहिए। ये सेकंड पार्ट ऑफ द वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, उसका कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। हाँ, उनका मतलब क्या है अगर वो समझ नहीं आया होगा तो आई विल गारंटीड यू आगे वाली चीजें समझ नहीं आएंगी। और सुचेत तुझे कुछ पूछना है नो सर। तो हाथ का खड़ा किया। सर वो लो करना भूल गया। सर भूलो मत, कहीं भगवान ना भूल सर जाए आपकी आईआईटी। बोल बोल। सर सर लास्ट पेज के ऊपर आपने वो लिखे थे ना, 2 उल्टे एरो डाले थे आपने। कहाँ पे? सर यहाँ नीचे सेम, सेंस में भी सेम, और नीचे से नीचे नीचे और नीचे सर। सर 2a वेक्टर का मॉड जहाँ पे लिखा सर, ये वाले दोनों से 2 में, नहीं इससे भी हाँ। नीचे। ये हाँ जी अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो सेंस पुट्ठी होगी यार। सर। इसको आपने कंपेयर किसके साथ की है? ए वेक्टर के साथ, और किससे करेंगे जब ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बस सर ये पूछना था। लो। मुझे लगता नहीं है कि हमें इन चीजों में डाउट आना चाहिए अगर आप थोड़े सब्र से पढ़ो, सब्र से। सर आपने सर वो 2 एरो ना, उसके नीचे लिखे 2a वेक्टर और मॉड ऑफ 2, उसके नीचे लिखा सर, तो कंफ्यूजन होगी कि ये तो हो नहीं अच्छा सकता। ठीक है, तो बता किसके नीचे लिखें, तू समझा दे अब। सर
सर इसको सर अलग से लिख दो ना, ए वेक्टर और ठीक है। -2 ए वेक्टर के नीचे। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे तुझसे सीखना चाहिए कि क्या करना है तो मैं जरूर पूछूंगा मेरे भाई, अभी काम पे ध्यान दे। जल्दी करो रिवाइज, 2 मिनट्स आर लेफ्ट। जल्दी। डन। सर बोलो बोलो। सर ये जो ए के ऊपर हमने कैप लगाई है, ये जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको डिफाइन कर रही है। ए वेक्टर के ऊपर कैप का मतलब क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। एक यूनिट वेक्टर बनाया है ए वेक्टर का, एक अलग वेक्टर है। नहीं समझा? ओके। नहीं सर, देख ले वो रही- तो वो तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली ना कि यूनिट आ रही है उसकी वैल्यू। हाँ, तो उसको ए वन- कैप भी बोल सकते हैं अगर ऐसा है। 2 बातें बोली थी, बताई थी बेटा। 2 मिनट मुझे अब पेज ढूंढने दे। चल छोड़, पेज कौन ढूंढेगा। तो ये देख, मान ले ए वेक्टर था, ठीक है। अगर इसके मैग्नीट्यूड ही 1 है तो इसको मैं बोल सकता हूँ यूनिट वेक्टर। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? यूनिट वेक्टर। हाँ, अब अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था मान ले 5 यूनिट्स, समझ रहा है बेटा? तो मैंने ए वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दिया, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ये एक अलग वेक्टर बना जिसको बोला ए कैप। कैप बोलने का मतलब क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड ही क्या है, 1 है। इसको ए कैप बोल दो। इसको बजाय बी वेक्टर बोलने के ये ए कैप है। बात समझ आई बेटा? ओके सर। सर यहाँ पर ए कैप ए वेक्टर दो अलग अलग वेक्टर है। बिल्कुल सर, अगर तो ये ऐसी सिचुएशन है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। ओके सर इनकी सेंस भी सेम होगी। बिल्कुल होगी। हमने पॉजिटिव से डिवाइड किया ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव कांस्टेंट है, अभी तो सिखा के हटा हूं स्केलर से मल्टीप्लाई। हाँ, अगर वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंस ऑपोजिट हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी डायरेक्शन या फिर कुछ मतलब मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए यार, डायरेक्शन को लेना देना ही नहीं है। चलो स्टार्ट करें आगे। थोड़ा यस पढ़ो। सर। पढ़ लिया सबने? पढ़े कि नहीं पढ़ा? यस सर। यस सर। सभी ने? यस सर। यस सर। तुषार तेने पढ़ा? तुषार गर्ग? यस सर। सच बोल रहा है? यस सर। मुझे तो नहीं लगता तूने पढ़ा। सर पढ़ा है पूरा पढ़ लिया? क्या भी रहता है? सर, बस हो गया था, आखिरी पढ़ रहा था बस। आगे लिखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। या फिर उससे भी पहले पैरेललोग्राम लॉ ही लिखते हैं, जो कि सबसे पहले बना भी था मैथमेटिक्स में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम, अब वेक्टर्स को ऐड करना सीखते हैं। उसके लिए ऐसे नहीं मुंह उठा के जैसे भी ऐड कर दिया। मुंह उठा के जैसे भी ऐड नहीं करना। एक लॉ बनाया गया पैरेललोग्राम लॉ। देखना क्या है। मान लो यहां पे ये 2 वेक्टर्स थे, ये 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर। ये 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है। अब इनको ऐड करना है हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ऐसे थोड़ी है कि मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, जैसे इसका मैग्नीट्यूड था 5, इसका मैग्नीट्यूड है 6, तो ऐसे नहीं लिख सकते कि 11 हो गया, ये गलत हो जाएगा।
तो इसके लिए एक लॉ बनाया गया जिसको बोला गया पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का। वो लॉ क्या बोलता है, अगर दो वेक्टर्स हैं, ये दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना, चलो छोड़ो साइड्स को, ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, इनके बीच में एक एंगल है, आप इन दो वेक्टर से क्या पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर सकते हो? इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल एक यहां से लाइन ड्रॉ कर दो। क्या बात समझ पा रहे हो? तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया दो वेक्टर्स से। एक तरह से दो वेक्टर्स को मैंने दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पे रख लिया। क्या बात समझ पाए? यस सर। यस सर। अच्छा, तो कहते जो इस वेक्टर का, जो इन दो वेक्टर्स का ये साथ में डायगोनल होगा ना, ये वाला डायगोनल पैरेललोग्राम का, जहां से वो दोनों वेक्टर्स निकल रहे हैं, इस डायगोनल को ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलेंगे। इस डायगोनल को ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलेंगे। क्या बात समझ आई? इस डायगोनल का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस डायगोनल की डायरेक्शन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो एक नया वेक्टर बनेगा जिसको हम सी वेक्टर बोल लेते हैं, वो इसकी डायरेक्शन होगी। क्या बात समझ पाए? यस सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इंग्लिश में लिखवाता हूं, फिर दोबारा फिर समझाता हूं। टेक अ टाइम। इफ टू वेक्टर्स, लिखो, इफ टू वेक्टर्स A vector and B vector are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then their sum C vector is represented by the diagonal of the parallelogram which is co-initial with given vector, which is co-initial। बच्चे इस वर्ड को ना तवज्जो नहीं देते, बट सारी की सारी तवज्जो यही थी, co-initial with given vectors। बेटा हमारी क्लास में एटीट्यूड, बैठने का ढंग ही, बैठने की मेंटल स्टेट ही डिफाइन करती है हमें कितना समझ आएगा। अगर आप इस समझ के साथ बैठे हो, चलो फ्री की क्लास है, बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत समझ आ गया, फायदा हो जाएगा, घर वाले भी देख रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ना। वो उठना भी बकवास है और क्लास लगानी भी बकवास है। अगर आप इस स्टेट में पढ़ रहे हो कि नहीं, हम कुछ करने के लिए पढ़ रहे हैं, हम कुछ बैठना सीखने के लिए, हम होमवर्क करने के लिए बैठ रहे हैं, तो वो पढ़ना भी सही है, अगर समझ चाहे 10% ही क्यों ना आ रहा हो। अगर दिमाग में अभी भी बेड पे बैठे हो, रजाई में बैठ के स्टडी टेबल लगाया हुआ है बेड के ऊपर, तो उसका मतलब ही बकवास है बैठने का। अगर आप नीचे बैठे हो जमीन पे, या फिर आप टेबल कुर्सी पे बैठे हो, तो वो पढ़ने का एक मतलब बन रहा है, नहीं किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। आप खुद लोग देख सकते हो। कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलना। कहते हैं 2 वेक्टर्स हैं, ये बीच में कौन बोल रहा है? ये कौन था? जल्दी बताओ। अब ध्यान से देखो। इफ टू वेक्टर्स A वेक्टर्स एंड B वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो कहते हैं वो ऐसा डायगोनल जो इनके साथ कोई इनिशियल हो, वही इनकी एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या थोड़ी सी बात समझ पाए बेटा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अब एक बात ध्यान से समझो, पैरेललोग्राम लॉ से ही ट्रायंगल लॉ बना। वो क्या कहते हैं देखना, ये एक वेक्टर था मेरे पास, ये A वेक्टर,
यहाँ पे ये बी वेक्टर ही तो है, ये दो पैरेलल वेक्टर्स ही तो हैं, इसको मैं उड़ा के ऐसे रख सकता हूं ना, बी वेक्टर, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, देखो ये ए टू बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ऑपोजिट सेंस में जो तीसरी साइड हो गई ट्रायंगल की, इन दोनों को ज्वाइन करके एक तीसरी साइड बन जाएगी ना। क्या थोड़ी सी ज्योमेट्री समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। ऑपोजिट, ये सी वेक्टर बन गया। इसी से मैं एक अगला लॉ बनाता हूं। इस अगला लॉ तो क्या है, इसी का पार्ट है, देखना क्या है। सर हाँ जी, सर अगर ए वेक्टर को सर अगर लेफ्ट साइड की तरफ करते हैं पूरा ही सर, फिर अच्छा तब सर उस दूसरी साइड नहीं आ जाएगा? 2 मिनट पहले इसकी बात का जवाब दे दें भाई। देखो ये क्या बोल रहा है, कहता ए वेक्टर को ऐसे रख दो, अच्छा बी वेक्टर को किधर रखना हीरो? सर इसी साइड, ऐसे ऐसे तो बोल रहा है। दूसरी साइड ही रहने दो मतलब उसको। यस सर। तो मुझे साइड का कैसे पता लगेगा चुंच में, मतलब ऐसे बोल रहा है। यस सर। अच्छा तो अब मेरे भाई, अब इन दो वेक्टर्स की एडिंग करनी है हमें, इन दो वेक्टर्स की एडिंग करनी है, इनके बीच का ये सा एंगल है, तो अब ऐसे को बना लो, ये वेक्टर्स यहां से दोनों निकल रहे हैं, पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट कर लो, मतलब कुछ ऐसे सी, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। अब ये बन जाएगा, अब ये बन जाएगा, तो अब इसमें दिक्कत ही क्या है? सर पर इनकी डायरेक्शन अलग नहीं होगी एडिंग करके भी? भाई एडिंग करके तो यहाँ पे भी डायरेक्शन अलग हो गई, मैंने कब कहा एडिंग करके डायरेक्शन सेम रहती है? और ये कहा है कि ये ए वेक्टर क्या है, ये बी वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन सेम है, ये इस तरफ को है, वो उस तरफ को है, इसकी डायरेक्शन एक अलग ही तरफ को है। ये वेक्टर्स है, ये स्केलर्स नहीं है। ओके सर। बात समझ आ रही है गधों यस सबको? यस सर। बीच में वेक्टर स्केलर मत चला जाना। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, बड़ा ही प्यार से समझने वाली बातें हैं, आराम से इसको पढ़ो, आराम से, है ही कुछ नहीं यार। क्या समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत? यस सर। हाँ जी हाँ जी बोलो। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ में कोई भी डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है बेटा, ओके। मूर्ख बनाया गया है, गधों के लिए बनाया था, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ समझ नहीं आया। फिर पता है ट्रायंगल लॉ को समझना इजी हो गया। कैसे देखना ट्रायंगल लॉ को, ट्रायंगल लॉ देखना क्या होता है। कहते हैं दो वेक्टर्स हैं, चलो पहले तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो। इफ टू वेक्टर्स, अभी समझ आ जाएगा, इफ टू वेक्टर्स आर represented in magnitude and direction by two sides of a triangle, by two sides of a triangle। मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूं क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है, यहां से दोबारा कंटिन्यू करूंगा ट्रायंगल लॉ से। होमवर्क लिख लो क्या है, जो आज के नोट्स की है अच्छे से रिवीजन, और जितना हमने अभी तक काम कर लिया, कहीं से भी 20 क्वेश्चन ढूंढो और करो, कहीं से भी 20 क्वेश्चन ढूंढने हैं, वो करने हैं। क्या बात समझ आ गई सबको? यस यस सर। यस सर। क्वेश्चन मिल जाए वो मुझे सेंड कर देना, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो आगे वाले वेक्टर्स के हैं, अभी तो बहुत बेसिक्स हुआ है। क्या बात समझ आ गई? तो क्लास हम आज यहीं तक रखेंगे, अब उठ के पढ़ लो, अब सारे उठ जाओ और पढ़ लो बैठ के, तो फायदे में रहोगे, बाकी तो मर्जी है। ठीक है, यहां से कल कंटिन्यू करते हैं, और IOQM के क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करता हूं डीपी वाली में।